हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण की श्रृंखला में अब अपन आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं अम्ल में और हम अलग अलग प्रकार के एसिड को समझते हैं। एसिड या अम्ल की बात करें तो क्या क्या इसके उपयोग हैं, कहां से हमें प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्सेस प्राकृतिक जो स्रोत है वो क्या है, उपयोग कहां आता है, उन सबको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इसमें कवर कर रहा हूं। एक दो क्वेश्चन पेपर मैंने भी लगाए, उसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिखे उनको मैंने ऐड कर लिया है उस एसिड के साथ, उस बेस के साथ, और वो फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप लोग भी अपना पढ़ते रहें, तैयारी जारी रखें। ठीक, चलिए तो अब यदि अपन एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एसिड अपन पढ़ते हैं, सबसे पहला, तो उसे अपन कहते हैं मीथेनोइक एसिड। अब मेथेनोइक एसिड के नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। आजकल वैसे नहीं होता, अच्छा पढ़ने लगे हैं लोग तो अच्छा मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये सब मिलने उनको मिल जाता है ना। लेकिन फिर भी मान लो यदि मेथेनोइक एसिड के नाम से आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखना इसे ही अपन कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये तो पहचान गए सभी लोग, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। सबसे पहला अम्ल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक, फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये जो फॉर्मिक है ये फॉर्मिका, ग्रीक टर्म है फॉर्मिका, उससे बना है, जिसका मतलब होता है रेड आंट, लाल चींटी के लिए ये शब्द उपयोग होता है। लाल चींटी में ये एसिड होता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो यदि अपन बात करें इस एसिड के नेचुरल सोर्सेस की, नेचुरल सोर्सेस प्राकृतिक स्रोत की यदि अपन बात करें तो क्या कहेंगे अपन, चींटी, मधुमक्खी, ठीक, कि इनके किसमें रहता है, डंक में। चींटी, मधुमक्खी और इनके किसमें पाया जाता है, डंक। बिच्छू भी रहता है, ठीक, आप चाहे तो याद रख लो, बाकी चींटी सबसे अच्छे याद रखना। इसे चींटी और मधुमक्खी सब काटते हैं तो दर्द होता है ना, या फूल जाता है वो हिस्सा, क्योंकि वो अंदर क्या छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब यदि अपन बात करें कि इस फॉर्मिक एसिड का उपयोग क्या है, यूजेस, तो उपयोग में आप क्या क्या याद रखोगे, पहला और सबसे बड़ा उपयोग फॉर्मिक एसिड का याद रखना, चमड़ा उद्योग में। कई बार आए ये क्वेश्चन, लेदर इंडस्ट्री या चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में चमड़े को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लेदर इंडस्ट्री में क्या होता है, लेदर को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, या हिंदी में अपन जिसे अपन क्या कहेंगे, संरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, फॉर्मिक अम्ल का। बड़े बड़े लेदर इंडस्ट्री में लेदर चले गए, अब उस लेदर को क्या करें, लंबे समय तक रखें तो उसमें तो फंगस लग जाती है ना। देखे नहीं हो, यदि आपके पास प्योर लेदर का बेल्ट होगा या जूते होंगे, पर्स होंगे, तो देखना उसमें बरसात के समय में या जब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज्यादा होती है तो देखना उसमें सफेद कलर के अपन को फंगस दिखने लगती है, खराब भी हो जाते हैं। बेल्ट के पीछे खास तौर पे जहां पर है ना, रोआ रोआ वाला जो एरिया होता है, क्योंकि रोआ है मतलब वहां पर एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया तो फंगस ज्यादा ग्रोथ करेगा, तो इसलिए आप देखना ग्रोथ करके वो खराब कर देते हैं। तो लेदर को लंबे समय, उसकी क्वालिटी बनी रहे, लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक रहे। ठीक, फिर इसका उपयोग कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, कीटाणुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स आप कह सकते हैं, वैसे पेस्टिसाइड बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, क्यों इसका दोनों में यूज होने का कारण क्या है, आप लॉजिक लगा लो। ये क्या करता है, फंगीसाइड,
मतलब फंगस की ग्रोथ रोकने के लिए फंगिसाइड, या अपन कहेंगे वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं, इन सभी की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। इनकी सभी की ग्रोथ को प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है या रोकता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, उपयोग। एक बहुत अच्छे से आपको ये बेसिक चीजें बनना चाहिए। एक तो नाम, जैसे फॉर्मिक एसिड तो सब जानते हो, लेकिन मेथनोइक एसिड जानो, फॉर्मूला, नेचुरल सोर्स और यूज, है ना। जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैं करा रहा हूं, फिर बाकी अपन नाम और फॉर्मूला बस लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मीथेनोइक हो गया है, तो अब इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा इथेनोइक। इथेनोइक एसिड से मान लो नहीं पहचाने तो दूसरे नाम से तो बहुत आसानी से पहचान जाओ। ठीक, लॉजिक लगाओ, आपकी शायद बन जाए। अब अपन पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड या अम्ल। इथेनोइक, दूसरा नाम बताता हूं मैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसे अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। अब तो सब पहचान रहे होंगे, एसिटिक अम्ल या इसको अपन क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अब तो फॉर्मूला भी याद आ गया होगा, क्योंकि भैया बहुत स्कूल में पढ़ते आए अपन। CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड, या इसे अपन कहते हैं एथनोइक एसिड। अब यदि अपन बात करते हैं इसके नेचुरल सोर्स की, प्राकृतिक संसाधन की, तो नेचुरल सोर्सेस जो है इसके, नेचुरल सोर्स मीठे फल। ठीक, जितने जो मीठे फल होते हैं, अब ऐसा नहीं कि हर एक के अंदर हो, लेकिन आप लॉजिक लगाना, आपसे पेपर पूछा जाए कि मीठे फल जो होते हैं, स्वीट फ्रूट्स, उनमें कौन सा एसिड होता है, तो वहां पे भैया दिमाग लगा लेना, उनमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना। अब ऐसे खोजने नहीं लगना कि ये वाले मीठे फल में है, ये वाले मीठे फल में नहीं, लगे गूगल करने। ठीक, स्मार्ट स्टडी, ये सब फालतू टाइम वेस्ट नहीं। आपसे पेपर पूछेगा मीठे फल में क्या होता है, तो आप उसमें आंसर दे देना कि भैया मीठे फल में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अब यदि अपन बात करें इसके यूजेस की, तो एक उपयोग जो आपको सबको याद आ गया होगा, सबको A to Z, इसका उपयोग सिरका बनाने में। सिरका पहचान गए, जिसे अपन कहते हैं विनेगर। जब विनेगर बनता है, सिरका बनता है, तो उसमें 2 से 3% जो है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। फिर एसिटिक एसिड का उपयोग कहां होता है, तो अचार, पिकल्स, अचार, ठीक, या अपन कह सकते हैं और क्या होता है, जैसे सलाद, इनको प्रिजर्व करके या संरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। आप रेस्टोरेंट में जाते होगे तो आप एक विनेगर अनियन, सिरका प्याज सुनते होगे कि उसमें वो सिरका से निकाल के आता है, गुलाबी गुलाबी कलर की बढ़िया दिखती है प्याज, उसकी रिंग बनी रहती है ना, रिंग में कटी रहती है वो प्याज, उसको काट के वो देता है। तो ये जो होता है वो सिरके में वो प्याज को डिप करके रखते हैं, सोख करके रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि एसिड है, एसिड बैक्टीरिया फंगस इनकी ग्रोथ को रोकेगा, तो उसमें ना फंगल ग्रोथ होगी ना बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, इसलिए वो उसको क्या कर लेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। अचारों में विनेगर डालते हैं, आपने देखा होगा, हालांकि अपने यहाँ नहीं डालते, अपने यहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अचार को अपन लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें तेल और नमक डाल देते हैं। आप देखना कुछ लोग तेल बहुत ज्यादा डालते हैं अचार में, कुछ लोग नमक ज्यादा डालते हैं, दोनों अपना काम करते हैं। तेल क्या है, तेल जो है वो स्मूथ सरफेस या चिकनी सतह बना देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फंगस वायरस कोई ग्रोथ नहीं कर पाता है। और नमक जो होता है, बैक्टीरिया फंगस वायरस इनमें ऑस्मोसिस या परासरण कर देता है, जिससे उन सेल या कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है और वो मर जाते हैं, इसलिए वो खराब नहीं होते हैं।
तो अपन लोग ज्यादातर नॉर्मल हर नॉर्थ में आप चले जाओगे तो विनेगर ही डालेंगे, लेकिन हर कंडीशन हर जगह अलग अलग। अपन एक अपन सेंटर की बात करें, अपन अपने मध्य प्रदेश के एरिया की बात करें तो अपन क्या करते हैं, ज्यादातर प्याज को अपन क्या मिला देते हैं इसमें, तो भैया अपन क्या डालते हैं अचार में, तेल और नमक, जबकि बाहर बाकी जगह में क्या डाला जाता है, विनेगर। थोड़ा स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अपने एरिया में जो है इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते विनेगर। जैसे वो पैकेट में आते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट पिकल्स अचार के पैकेट आते हैं, उनमें देखना एक अलग सा स्वाद रहता है, हल्का सा मीठापन रहता है। तो मीठापन इसके कारण रहता है, उसमें क्या डालते हैं, विनेगर, एसिटिक एसिड। तो रिलेट कर लेगा, विनेगर एसिटिक एसिड मीठा, मीठे फल से प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले यदि अपन एसिड की बात करें तो ये एसिड तो आप सभी जानते हो, सब सुने हो, सब जानते हो, इसे अपन कहेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, साइट्रिक, सिट्रिक, जैसा आपको लगे आप कह सकते हैं। बाकी तो बहुत कुछ आप नाम से ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये पेपर में आता भी है और पढ़ते रहते हैं अपन। सिट्रिक एसिड फॉर्मूला CHO687, ठीक, C6H8O7 फॉर्मूला होता है किसका, सिट्रिक एसिड का। नाम और फॉर्मूला भैया बहुत विशेष याद रखेंगे, यही तो अपना कोर है। फिर यदि अपन बात करें तो फिर अपन देखते हैं इसके नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, तो बताओ दिक्कत है ही नहीं, नींबू, संतरा और खट्टे फल। नींबू, संतरा, है ना, खट्टे फल जितने भी होते हैं, मौसमी मौसमी ये सब आप सुनते हो, खट्टे फल, उन सभी में क्या पाए, कुछ मात्रा में संतरा में भी रहता है ना। लेकिन खट्टे फल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। खट्टे फल जो है वो विटामिन सी के लिए भी रहते हैं, है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन कम रखना, विटामिन सी भी मिलता है इसमें खट्टे फलों से। तो वो, लेकिन दोनों का लॉजिकल है, वो विटामिन की बात है। और यदि एसिड पूछे तो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। आंवला आंवला जाएगा विटामिन सी में, है ना, इसमें आप नींबू संतरा याद रखें। यदि अपन बात करते हैं इसके यूज की या उपयोग की, तो सबसे बढ़िया उपयोग तो आप सभी जानते हो, मेटल या धातुओं को साफ करने के लिए। मेटल्स, धातुओं को साफ करने के लिए, ये तो देखा होगा भगवान में जब आप यूज करते हो जो पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, उनको साफ करने के लिए यही करते हो ना, आधा नींबू पुराना देखते हो फ्रिज में पड़ा हुआ काट तो उसको निकालते हो, बड़ी बेरहमी से उसको काटते हो क्योंकि वो सूख चुका तो रहता ही है, फिर उसका तो आधे से बचे हुए से थोड़ा बहुत रस निकला तो निकला, नहीं तो उसी वैसे रगड़ देते हो उसके ऊपर, पीतल या तांबा के ऊपर, फिर वो चमकने लगता है, शाइनिंग आ जाती है उसमें वापस, है ना। अब तो पाउडर आता है, पीतांबरी कहते हैं शायद उसको, है ना, वो पाउडर यूज करते हैं। लेकिन बाकी ट्रेडिशनल आप देखो ना, कुछ घर में अभी भी नींबू यूज होता है। तो नींबू इसलिए क्योंकि नींबू में क्या है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है धातुओं और बर्तनों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर यदि सिट्रिक एसिड की बात करें तो इसका उपयोग औषधि, औषधि या जिसे अपन कहते हैं मेडिसिन निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। ठीक, फिर एक चीज याद रखना, एक टाइप होता है चमकदार नमक, चमकदार नमक, ये सब थोड़ा दिमाग में बिठा लेना। इंग्लिश में से अपन कहते हैं इफरवेसेंट सॉल्ट।
ठीक। अब बहुत सारे मत हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है, कुछ लोगों का मानना है जो जिसे उपवास का नमक कहते हैं, व्रत का नमक, कुछ लोग कहते हैं सेंधा नमक, अलग अलग है ना चलता है। हालांकि वो शायद जो फास्ट में जो अपन यूज करते हैं ना जो नमक, उस नमक में जो चमक होती है वो चमक इसी सिट्रिक एसिड के कारण होती है। तो उपवास का नमक बनाने के लिए भी सिट्रिक एसिड का यूज होता है ना। इसके लिए चमकदार नमक लिखा जाएगा आपको, तो चमकदार नमक बनाने के लिए या नमक में चमक प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिट्रिक एसिड। बाकी अब घुमा के पूछ ले उपवास का नमक या सेंधा नमक, ऐंधा नमक ना आए समझ में कुछ, तो फिर टिक कर देना कि उन सभी को बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक, सिट्रिक एसिड तो बहुत नॉर्मल कॉमन है जिसे आप सभी जानते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत जाएगी नहीं इसमें। ठीक, बाकी आजकल चलता है, 2-3 बार आपको ऑब्जेक्टिव लगा मिलेगा, इफरवेसेंट या जिसे चमकदार नमक कहते हैं, बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं अगले एसिड की, अगले अम्ल की, तो इस अम्ल को तो खैर आप सब बहुत अच्छे से सुनते रहते हो, अभी अपन लास्ट वीडियो में पढ़े भी थे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का एक पॉइंट याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ एसिड नहीं, इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ एसिड दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो है किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यदि अपन इसके नेचुरल सोर्स की बात करें, नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत की यदि अपन बात करें, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हराकसिस, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। ये सब तो सुना होगा। अच्छा, ब्लू विट्रियोल तो सुना होगा, नीला थोथा, हिंदी में कॉपर सल्फेट। वैसे क्या होता है, हराकसिस मतलब यहां पर है फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। ये जो है इसे अपन कहते हैं हराकसिस। एक ऑब्जेक्टिव यहां से तैयार हो गया, ये कहलाता है ग्रीन विट्रियोल या इसे अपन कहेंगे हराकसिस। इस हरे कसिस से हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब यदि अपन बात करें यूजेस की, तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा यूज जो आप पढ़ते आए हो, इसका उपयोग बैटरी में होता है। बैटरी में H2SO4 डालते हैं, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इस सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट, या अपन कहें पेट्रोलियम से उसके अवयव प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। अवयव प्राप्त करना मतलब समझ गए, अवयव मतलब पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम से अपन को मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, एस्फाल्ट, ये सब उसके कंपोनेंट हैं। तो इन कंपोनेंट को जब अपन आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। उस प्रोसेस से हम टेम्परेचर देते हैं, फिर उसको उसकी वेपर्स को ठंडा करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हमें आइसोलेट हो जाते हैं। फ्यूल जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपन बहुत बढ़िया पढ़ेंगे इसको। तो उस प्रोसेस को कराने के लिए जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक चाहिए, उसमें उस उत्प्रेरक के रूप में एक स्टेप का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, इसलिए अपन ने लिखा कि पेट्रोलियम से उसको अवयव को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, ये सब मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, जो पेपर में आते हैं, उनको टारगेट करके बता रहा हूं भाई काम, तो कोशिश करना याद रहे तो अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले एसिड की बात करते हैं
तो अगला एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। HNO3 यदि हम इसके प्राकृतिक स्रोत में जाए तो ऐसा कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कभी कभी कुछ किताबों में लिखा रहता है कि फिटकरी, पोटास एलम जिसे अपन कहते हैं, फिटकरी से नाइट्रिक एसिड मिलता है, लेकिन इसमें कोई रिटन डेटा नहीं, कोई लिखित प्रमाण नहीं। ठीक, आ ही जाए तो फिटकरी टिक कर देना, लेकिन सही नहीं होता, फिटकरी से नहीं है ना। अपन को इसके कोई प्राकृतिक स्रोत ऐसे जानने की जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं। इसका मेन है यूज, बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया यूज है, इसलिए याद होना चाहिए। पहला यूज तो है अम्लराज। अम्लराज या जिसे अपन कहते हैं एक्वारेजिया बनाने में। देखो, इसके पहले अपन पढ़े सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अपन कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। क्या था, पहले ऐसा माना जाता था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जितने भी प्रकार के मेटल हैं या जो भी अपने पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड गला सकता है, जो कि ठीक था, सही भी था। सोना में डाल दो, सॉरी लोहा में डाल दो, जिंक में डाल दो, मैग्नीशियम में डाल दो, वो गला देता है, तो ये फैक्ट सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब जब आगे और रिसर्च हुई, जब गोल्ड की खोज हुई, सिल्वर की, प्लेटिनम की तो खैर बात कभी, गोल्ड और सिल्वर ले लो, तो देखा गया कि ये जो गोल्ड है ये इतना कम रिएक्टेंट है, मतलब इतना कम अभिक्रिया करता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी अभिक्रिया नहीं कर रहा। अब लेकिन गोल्ड को गलाना तो पड़ेगा ना, यदि शेप देना है तो गलाना तो पड़ेगा। तो अब ऐसा कुछ मजबूत चाहिए जो सल्फ्यूरिक एसिड से भी ताकतवर, तो वो तो नेचुरली तो मिल नहीं रहा था। तो क्या किया गया, नाइट्रिक एसिड से बनाया गया अम्लराज। अम्लराज में क्या होता है, HCl और HNO3, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन्हें 3:1 में मिला दिया जाता है। 3 रेशियो रहता है HCl का, मतलब 75% क्या रहता है, HCl, और 25% इसमें क्या मिला होता है, HNO3। इन दोनों को मिला के एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं जो सोने को भी गला देता है। तो अब ये अम्ल में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, इसलिए इसे कहते हैं अम्लराज। ये क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में दो एसिड होते हैं, HCl और HNO3। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यहां पर, ठीक। फिर दूसरा यूज, इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है, एक्सप्लोसिव, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव का नाम यदि मैं बताऊं तो आपने एक नाम सुना होगा, TNT। मूवी वगैरह जो देखते होंगे, खासतौर पे जो थोड़ा सा ये आर्मी वाली पिक्चर, लड़ाई दंगे वाली देखते होंगे, वो ज्यादातर सुनते होंगे। TNT, ट्राई नाइट्रोटालुइन, ट्राई नाइट्रो तालुइन। ये TNT जो है ये एक विस्फोटक होता है, जिसका उपयोग करते हैं, फिनॉल और ये सब की रिएक्शन होती है, आगे पर उसको पढ़ेंगे, है ना। HNO3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका, बेंजीन के साथ रिएक्शन करके NO3 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 OH, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है। इसे अपन कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटालुइन। विस्फोटक है बहुत बड़ा, ठीक, जैसे RDX वगैरह यूज होते हैं ना, वैसे ही बहुत बड़े स्तर पे यूज होता है। TNT विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर एक यूज और इसका याद रखना, ठीक, यूज रॉकेट में ऑक्सीडेशन, ठीक, रॉकेट में जो फ्यूल है, फ्यूल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण में उपयोग होता है, ठीक। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे ही रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा है उसे भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
जब ऑक्सीजन मिली वो जला, और जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो उसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो फ्यूल को जलने की जो प्रोसेस या फ्यूल को जो जल रहा है वो ऑक्सीकरण हो रहा है। उस ऑक्सीकरण को बढ़ाने के लिए, उसको तेज करने के लिए, फ्यूल जले, ज्यादा से ज्यादा रॉकेट को फ्यूल ईंधन मिल पाए, उसके लिए ऑक्सीडेशन कराना होता है और उसके लिए यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड के तीनों काम कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना। देखो तीनों बिल्कुल अलग चीज हैं, अम्लराज बनाने में, विस्फोटक बनाने में, और रॉकेट में फ्यूल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण में, तीनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप ज्यादा इनको सुनते नहीं होगे, अम्लराज तो चलो फिर भी सुनते हैं, बाकी को ज्यादा नहीं सुनते होगे, तो इनको अच्छे से याद रखना। ऐसी जो चीज थोड़ी हटकर होती है ना, इनको अच्छा फोकस किया करो, ये जरूरी। ठीक, बाकी बेसिक बेसिक तो अब आप पढ़ते चाहते हो या कोई भी किताब में मिल जाता है आपको, थोड़ी जो अलग है उसको फोकस करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें अगले एसिड की, तो अपन अब बात करते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड नाम सुना होगा, बेंजोइक अम्ल C7H6O5। ठीक, फॉर्मूला तो भैया बिल्कुल रट डालो, C7H6O5 बेंजोइक एसिड। अब याद रखना, यदि इसके नेचुरल सोर्स की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सोर्सेस में आप पहले तो याद रखो कि ये हमें प्राप्त होता है घास से, ग्रास। घास में कौन सा अम्ल होता है, तो घास में बेंजोइक अम्ल होता है। फिर एक पॉइंट याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य के यूरिन में, मनुष्य के मूत्र या जिसे अपन कहेंगे यूरिन में कौन सा एसिड होता है। ठीक, एसिड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, सबसे पहले जब बेंजोइक एसिड को बनाया गया था लैब में, तो उसको बनाने के लिए यूरिन का यूज हुआ था। यूरिन से आइसोलेट करे थे, उसे प्राप्त करे थे। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य की यूरिन में कौन सा अम्ल होता है, या निम्नलिखित में से किस एसिड या अम्ल का संबंध ह्यूमन यूरिन से है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, मनुष्य की यूरिन का अम्ल आए, सीधे टिक करके आ जाना कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक, इसके यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट। यूजेस की यदि अपन बात करें तो सबसे बड़ा इसका यूज है प्रिजर्वेशन, या जिसे अपन कहते हैं संरक्षण। जितने भी खाने के पदार्थ होते हैं, जैसे अभी अपन पढ़े इसके पहले सलाद, अचार, ये सब, इन सभी को यदि लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना है, संरक्षित करके रखना है, तो उसमें जो है वो उपयोग किया जाता है किसका, तो उपयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक एसिड के सॉल्यूशन में रख दो, बेंजोइक एसिड का छिड़काव कर दो, तरीका कोई भी हो सकता है, पर यूज किया जाता है बेंजोइक अम्ल। दूसरा, इस बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है औषधि बनाने में, मेडिसिन या औषधि बनाने में भी अपन किसका उपयोग करते हैं, तो इसमें उपयोग होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक, आपको ये सब पॉइंट जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बोरिक अम्ल भी होता है, आगे उसको भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी बेंजोइक एसिड की अपन बात कर रहे थे। ठीक, फिर अब यहां से बहुत अच्छे अच्छे इसके यूज अप किया है। ठीक, फिनॉल बनाने की जो प्रोसेस होती है, फिनॉल बनाने की प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है। फिनॉल बनाने की प्रक्रिया में बेंजोइक अम्ल का उपयोग होता है। बहुत अच्छे से नए यूज हैं। ठीक, फिर कॉस्मेटिक, या जिसे अपन कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक बनाने में इसका उपयोग होता है, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और यूज तो और मैं इसको यहां लिख देता हूं।
ठीक, देख अगला यूज देखना, 4 हो गया, 5वां देखो यूज। ठीक, ये जो है स्किन में फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जो क्रीम होती है ना, ठीक है, ऑइंटमेंट या क्या कहते हैं उनको, ऐसा ही कुछ कहा जाता है ना, वो क्या कहलाती है, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्रीम जो होती है जिसको लगाया जाता है स्किन में, ऑइंटमेंट क्रीम बनाने में उपयोग किसका होता है, बेंजोइक अम्ल का। स्किन देखो, अब कॉस्मेटिक आ गया ना, अब स्किन से रिलेट कर लो। कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, तो स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको रोकने के लिए जो ऑइंटमेंट क्रीम बनेगी वो भी किससे, उसमें किसका उपयोग होगा, बेंजोइक एसिड का। फिर याद रखना, ठीक, टूथपेस्ट, ठीक, फेस वॉश, माउथ वॉशनर, ठीक, क्या माउथ फ्रेशनर, इन सभी में, माउथ फ्रेशनर, टूथपेस्ट, फेस वॉश, इन सभी में उपयोग होता है किसका, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल स्किन से रिलेट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक उपयोग जो आपको सभी को बहुत अच्छे से याद रहेगा, दिक्कत नहीं, उसको तो मैं कहीं भी लिख दूं, ठीक, लिपस्टिक। लिपस्टिक बनाने में बेंजोइक एसिड का उपयोग होता है। आजकल आप देख रहे हैं रील आ जाती है ना, दिखाते रहते हैं उसमें क्या कैसे फल से निकाल के कैसे आइसोलेट कर रहे हैं, फूल से फल से बना रहे हैं। तो आप देखना उस प्रोसेस में भी आपको दिखाएगा कि एसिड डाला जाता है या एडिड सम एसिड। तो याद रखना, लिपस्टिक बनाने की प्रोसेस में जिस एसिड का उपयोग किया जाता है वो एसिड होता है बेंजोइक एसिड। ठीक, बहुत अच्छे से ये सब याद कर लो, अच्छी अच्छी चीज है ये। ठीक, कैसे, एक तो खाने को प्रिजर्व करके रख रहा है, अचार को, सलाद को, इनको प्रिजर्व करने के लिए फूड इंडस्ट्री में उपयोग हो रहा है। ठीक, फिर औषधि बना, चलो औषधि बनाने में मान लो आपको नहीं याद रखना कि कई जगह आएगा, चलो छोड़ दो, लेकिन क्या याद रखो, फिनॉल बनाने में ऐसी चीजें पूछता है। और सबसे बड़ा यूज कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन में। अब कॉस्मेटिक मतलब स्किन आ गई, तो स्किन से याद रख लो, कॉस्मेटिक में यूज होगा यदि स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए कि वो और स्प्रेड ना हो, ऑइंटमेंट क्रीम बनाई जाती है जिसमें बेंजोइक एसिड होगा। फेस वॉश, ठीक, टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर, इन सभी में बेंजोइक एसिड डाला जाएगा। और लिपस्टिक बनाने के लिए, लिपस्टिक जो होती है इसे बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, बेंजोइक एसिड, C7H6O5। और इसका नेचुरल सोर्स भी याद रखना, घास में, आपसे पेपर पूछेगा घास में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक। और ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले किसको आइसोलेट किया गया था, बेंजोइक। बहुत बहुत ये बेंजोइक एसिड आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे अच्छे इसके काम हैं, इसको याद कर लो, लिख रहे हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लगे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसी प्रकार धीरे धीरे अपन जो है जितने भी एसिड हैं इन सभी एसिड के बारे में और पढ़ते जाएंगे। बहुत सारे एसिड किससे मिलते हैं, क्या उनके फॉर्मूला है, ये सब भी अपन पढ़ते जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, धीरे धीरे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।